गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता जीव विज्ञान की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के अध्याय आनुवंशिकी एवं उद्विकास आनुवंशिकी एवं उद्विकास चैप्टर के अंतर्गत आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग आनुवंशिकी अर्थात इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसके पहले के टॉपिक में हमने आपको आनुवंशिकी की परिभाषा, आनुवंशिकी के जनक, आनुवंशिकी के सिद्धांत आदि के बारे में चर्चा किया था। हमने आपको ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम बताया था और यह भी बताया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग करके आनुवंशिकी के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और किन वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। यह दुर्भाग्य था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो भी कार्य किया आनुवंशिकी से संबंधित, वो उनके जीते जी दुनिया के सामने नहीं आ पाया था। लेकिन उनके मृत्यु के पश्चात सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांतों के महत्व और उसके वैषयिक ज्ञान को पब्लिक के सामने प्रस्तुत किया या वैज्ञानिकों के सामने, वैज्ञानिक जगत में उसको ले आए। तो वो कौन 3 वैज्ञानिक थे, मैंने कल बताया था आपको। उसमें कार्ल कोरेंस, शेरमार्क एंड ह्यूगो डी ब्रिज, ये 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अब आज हम लोग मेंडल ने वो कौन से 3 सिद्धांत दिए और किस आधार पर दिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल या मेंडल के वंशानुक्रम के सिद्धांत, मेंडल के वंशानुक्रम के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। या इसी को हम लोग मेंडलिज्म भी कहते हैं या मेंडलवाद भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको मेंडलिज्म के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये कौन कौन से सिद्धांत थे, कल ही हमने चर्चा किया था आपसे कि मेंडल ने 3 सिद्धांतों का या 3 मत का प्रतिपादन किया था, 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। उसमें जो नियम थे, पहला हमने बताया था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा पृथक्करण नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
तो ये 3 नियम थे। प्रभाविता का नियम, जिसको अंग्रेजी में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, पृथक्करण नियम, जिसको अंग्रेजी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, एवं स्वतंत्र अपयूहन का नियम, जिसको अंग्रेजी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स कहते हैं। तो ये जो जितने भी नियम दिए गए, ये जो 2 नियम थे, इनको जो है समझाने के लिए मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। कल हमने चर्चा किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया या संकरण कराया। एक संकर, इसको हिंदी में एक संकर संकरण कहते हैं, और इसको प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया द्विशंकर। तो चलिए चलते हैं, पहले एक एक करके पढ़ते हैं। क्या है प्रभाविता का नियम और क्या है पृथक्करण का नियम। इसको समझने के लिए हम लोग मटर के पौधे का जो उदाहरण लेकर के मेंडल ने अपने नियम को प्रस्तुत किया था, उसी पे अपने सारे प्रयोग किए थे। तो क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझिए। जैसे उन्होंने मटर का पौधा या गार्डन पी लिया, गार्डन पी, जिसको पाइसम सेटाइबम भी कहते हैं, पी सेटाइबम या पाइसम सेटाइबम के नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक नाम है इसका, पाइसम सेटाइबम। तो उन्होंने क्या किया, आप जानते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे को जो है क्यों चुना, वो हमने इसके पहले के टॉपिक में चर्चा किया था कि क्योंकि वो जल्दी से उसको उगाया जा सकता है, एक वर्ष में उसके कई क्रॉप लिए जा सकते हैं, पौधा छोटा होता है, बहुत विशाल नहीं होता है, और उनमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण की क्षमता होती है। तो मेंडल ने मटर के पौधे को लिया और उन्होंने अपना जो है ये देखा, प्राकृतिक रूप से उन्होंने देखा कि प्रकृति में मटर के 2 तरह के पौधे जो है उन्होंने पाए। एक वो पौधे जो जिनके पुष्प का रंग जो है वो सफेद था, और एक वो पौधे जिनके पुष्प का रंग लाल था। लाल यानी आप वायलेट कर सकते हैं, जिसको हम जो है अंग्रेजी में वायलेट कहते हैं, यानी बैंगनी कलर का। तो 2 तरह के पौधे प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे या पाए जाते हैं, एक जो है वायलेट कलर का और दूसरा जो है वो वाइट कलर का, यानी एक सफेद है और दूसरा हम बैगनी कह सकते हैं, बैगनी रंग का है। तो इसमें जो पुष्प का कलर है, एक में बैगनी था और एक में सफेद था। उन्होंने ऐसे 2 विपरीत लक्षणों वाले पादपों के बीच में पर परागण की क्रिया को संपन्न कराया। अब देखिए, ऐसे 2 विपरीत लक्षणों वाले, एक वायलेट कलर के पुष्प वाले के बीच में, और एक वायलेट कलर का पुष्प वाला और दूसरा सफेद कलर के पुष्प वाले। तो अब इसको ऐसे समझिए, कैसे पर परागण उन्होंने कराया। हमने इसके पहले के टॉपिक में आपको बताया था कि किस तरह से एक बंद पुष्प को खोल करके, उसके करोला को खोल करके, उसके पुंकेसर के भाग को, नर जननांग को उन्होंने हटा दिया, काट के हटा दिया, जिसको इमैस्कुलेशन कहते हैं, और दूसरे पौधे के नर जननांग से, या कह सकते हैं दूसरे पौधे के
पुंकेसर के अर्थात एंथर से परागकण को ला करके दूसरे मतलब पहले वाले पौधे के वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया और फिर उसको पॉलीथीन से पैक कर दिया ताकि फिर से इसमें कहीं और से परागकण ना आने पाए, कहीं से कंटामिनेट ना हो, दूषित ना हो। तो इस तरह से उन्होंने पर परागण की क्रिया संपन्न कर। तो उन्होंने दो पौधे चुने, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले पौधों को चुना। एक का जो है पुष्प का रंग मतलब फ्लावर कलर को उन्होंने चुना, फ्लावर के कलर को बेस बनाया। तो फ्लावर के कलर दो तरह के थे प्राकृतिक रूप से, एक वो जिनमें वायलेट बैगनी कलर वाला पुष्प और दूसरा वो व्हाइट कलर वाला सफेद कलर वाला। इन्होंने इन दोनों के बीच में पर परागण किया, किसी एक को नर मान लिया और किसी दूसरे को मादा मान लिया, एक को उन्होंने मेल मान लिया और दूसरे को फीमेल मान लिया। इस तरह से अर्थात बैगनी कलर वाले, बैगनी फूल के कलर वाले या बैगनी कलर के फूल वाले पौधे के एंथर से सफेद रंग के पुष्प वाले पौधे के वर्तिकाग्र पर, अब देखिए हमने ऐसे बनाया तो मान लीजिए ये एंथर है उसका, ये इस तरह से इसके अंदर परागकण है, ये परागकण है, ये एंथर है। और यहाँ पर जो वर्तिकाग्र वाला है ये मतलब ये फीमेल प्लांट है जिसमें इस तरह से, जिसमें स्त्री केसर है, पुंकेसर नहीं है। अब यहाँ से इस एंथर से वायलेट कलर वाले से यहाँ से परागकणों को ले जा करके यहाँ पर छिड़क दिया, इसके वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया ऐसे, इसको पर परागण कहते हैं। उसके उपरांत क्या होता है, यहाँ पर छिड़कने के बाद ये परागकण जाकर के यहाँ पर जो ओव्यूल है, यहाँ देखिए अंडक है, इनमें उपस्थित जो मादा केंद्रक है, फीमेल एग है, उससे जाकर के संलयन करते हैं इसके केंद्रक, नर केंद्रक और मादा केंद्रक, और यहाँ पर जाइगोट बनाते हैं। वही जाइगोट बाद में जाकर के बीज का निर्माण करता है या भ्रूण का निर्माण करता है। इस तरह की प्रक्रिया होती है। अब आप देखिए ये सामान्य रूप से मटर के पौधे में हमेशा स्वपरागण ही होता है क्योंकि पुष्प बंद होता है, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके डेलिबरेटली ये काम किया और एक वायलेट पौधे के परागकण को व्हाइट कलर के पौधे के वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया। और उसके बाद जब पॉलिनेशन के फलस्वरूप, क्रॉस पॉलिनेशन के फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर ये बीज बनते हैं, फिर उसका उन्होंने अध्ययन किया। तो इस तरह से मेंडल ने क्या पाया, मेंडल ने ये पाया, ये देखिए, हाँ, मेंडल ने क्या पाया कि ये जब उससे, ये तो पेरेंटल पीढ़ी थी पी, और उसके बाद जो पहली पीढ़ी आती है, फर्स्ट जनरेशन जो पैदा, जिसको हम F1 कहते हैं, उन्होंने देखा कि इससे जितने भी बीज बने, यहाँ पे ये जितने भी बीज बने, उनको जब मिट्टी में बोया गया और उससे जो पौधे अंकुरित हुए और बाद में वो जो है पौधे पुष्प धारण किए, जैसे वो अंकुरित हुए, इन बीजों को जब मिट्टी में डाला गया और उससे जो है जब पौधे अंकुरित हुए, तो वो पौधे किस रंग के पुष्प को धारण किए, उन्होंने देखा कि वो सारे के सारे पौधे, जितने भी बीज निकले, सारे के सारे पौधों का जो पुष्प का कलर था या जो रंग था वो था वायलेट, वो वायलेट कलर का है, अर्थात बैगनी कलर का है। कोई भी एक भी पौधा ऐसा नहीं प्राप्त हुआ मेंडल को जिसमें
सफेद पुष्प वाला पौधा हो। सारे के सारे बीज से उत्पन्न पौधे अब जो है वायलेट कलर के पुष्प को धारण किए, मतलब उनके पुष्प का रंग वायलेट कलर का हो गया। और इस चीज को मेंडल ने जो है अपने सिद्धांत में किस तरह से विरूपित किया। मेंडल के समय में जीन नामक कोई शब्द नहीं था। इसको इन्होंने, लक्षणों को उन्होंने ट्रेट कहा। उन्होंने एक शब्द यूज किया ट्रेट, ट्रेट शब्द का प्रयोग किया, लक्षण जिसे कहते हैं। और जिसके कारण यह हुआ, जो ऐसा उत्पन्न किया, उसको उन्होंने नाम दिया फैक्टर, फैक्टर शब्द का प्रयोग किया। मेंडल के समय में डीएनए आदि की खोज नहीं हुई थी, डीएनए की संरचना के बारे में जानकारी नहीं थी, जीन नामक शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा था। तो उस समय उन्होंने लक्षणों के लिए ट्रेट शब्द यूज किया और जीन के लिए जो है जिम्मेदार, जीन के लिए जो इस ट्रेट के लिए जिम्मेदार है, उसका नाम उन्होंने रखा फैक्टर। तो उसको विरूपित करने के लिए मेंडल ने ऐसे अपनाया कि दो पौधों को जो है जीन लेवल पर वो समझने के लिए वायलेट वाले को कहा उन्होंने कि इस पर जो है वी या कैपिटल वी या ऐसे कैपिटल वी शब्द का प्रयोग किया और इसके लिए स्मॉल वी और स्मॉल वी। हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, वायलेट की जगह पे हम लोग रेड यूज करते हैं, लाल पुष्प वाला। तो हम लोग कह देते हैं कि आर, कैपिटल आर, और व्हाइट वाले को कहते हैं स्मॉल आर। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन वर्तमान में अभी जाकर के वैज्ञानिकों ने इसमें और ज्यादा सुधार किया और कहा कि जो लक्षण विद्यमान है अर्थात वायलेट कलर, इसको उन्होंने कहा प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी वाले को नहीं, बल्कि जो लक्षण अप्रभावी है उसको मानक मान करके व्हाइट वाले को जो अप्रभावी लक्षण है उसके अक्षरों को संकेत में उन्होंने लिया। जैसे कि डब्ल्यू, वाइट डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तो इसको उन्होंने अब जो है वैज्ञानिक यूज करते हैं कैपिटल डब्ल्यू, और इसके लिए उपयोग करेंगे स्मॉल डब्ल्यू। ये ऐसे यूज करते हैं। वर्तमान में ये परंपरा है। तो अब देखिए, आप यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने मान लिया वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार से ये वायलेट है और ये जो है वाइट। पहली पीढ़ी में जो F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे 100% जितने थे सब जो है ऐसे हुए जिनके पुष्प का रंग वायलेट है। अब इसको जीनोटाइप और फिनोटाइप में जो है प्रस्तुत करने के लिए मेंडल ने कहा ये कैसे हुआ। मेंडल ने इसका क्या निचोड़ निकाला कि जब भी हम दो ऐसे विपरीत लक्षणों को मानक मान करके दो पौधों के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो जो लक्षण हमको पहली पीढ़ी में दिखाई पड़ता है उस लक्षण को हम प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जो लक्षण हमको नहीं दिखाई देता उसको हम अप्रभावी कहेंगे। जैसे ये दो विपरीत लक्षण थे, वायलेट और वाइट उसके कलर के थे, और जिसमें कि जो पहली पीढ़ी थी तो पेरेंटल जनरेशन है, लेकिन ये जो है F1 है, इसमें जो है वायलेट कलर है। तो उन्होंने कहा कि वायलेट जो कलर है वो क्या है, प्रभावी, वो प्रभावी है अर्थात डोमिनेंट है। और ये किस पर डोमिनेंट है, वाइट वाले पर, ये अप्रभावी है, रिसेसिव जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहेंगे रिसेसिव और इसको कहेंगे डोमिनेंट। तो वायलेट कलर वाइट पर जो है वो प्रभावी है। जब वायलेट का जीन रहेगा तो वाइट अपने को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। यही इसका निचोड़ था। इसी को मेंडल ने प्रभाविता का नियम कहा, और इसको थोड़ा और उससे समझने के लिए एक बार ऐसे करते हैं, जीनोटाइप लेवल पे करते हैं कि हमने माना कि ये वाइट, ये जो है
कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, इस तरह से इनके बीच में क्रॉस हो, ये इसका जीनोटाइप है और ये इसका फिनोटाइप है। अब यहाँ एक चीज समझना है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जो हमने ये जो हमको आंख से दिखाई देता है जो लक्षण, उसको हम कहते हैं दृश्य रूप या फिनोटाइप कहते हैं। और जो हमको नहीं दिखाई देता, आनुवंशिक रूप से वहाँ अंदर है, कोशिका के अंदर है, डीएनए में है, जीन में है, उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। इसको हम कहते हैं जीनोटाइप। तो जो वायलेट वाला था उसका फिनोटाइप वायलेट है और जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू। इसका फिनोटाइप वाइट है लेकिन इसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल डब्ल्यू, इस तरह से। अब इसको कैसे ये हुआ और क्यों ऐसे हुआ, इसको समझने के लिए देखिए, ये दो पौधे लिए गए, एक जो है कैपिटल डब्ल्यू का लिया गया और उसका क्रॉस कराया गया स्मॉल डब्ल्यू, अर्थात ये इसका जीनोटाइप जो है वायलेट है और इसका जीनोटाइप जो है वाइट है। एक मेल है एक फीमेल है, कोई भी हो सकता है, एक कोई मेल है और एक जो है इसमें से फीमेल माना, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने के बाद क्या हमको मिलता है, अब देखिए ऐसे बनाते हैं, इसको चेकर बोर्ड कहते हैं या पुनेट स्क्वायर कहते हैं, इस तरह से। तो ये जो है ये तो जीनोटाइप है। अगर ये युग्मक बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे, तो गैमीट में एक ही जीन होता है या एक ही एलील होता है, वो इस तरह से ऐसे, इसके दो गैमीट या कह सकते हैं चार गैमीट, लेकिन सब इसी तरह से। गैमीट का निर्माण हमेशा अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है और एक कोशिका जब जो है जर्म सेल डिवाइड करती है मियोटिकली अर्धसूत्री विभाजन, तो चार कोशिकाएं बनती हैं, चार युग्मक कोशिकाएं बनती हैं। तो इसमें जितनी भी युग्मक कोशिकाएं बनेंगी सब इसी तरह की बनेंगी, ऐसे इसमें जितनी बनेंगी वो इस तरह की, ये युग्मक कोशिकाएं कैपिटल डब्ल्यू। अब ये दोनों युग्मक कोशिकाएं आपस में मिलेंगी, एक मेल और एक फीमेल, ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ भी यहाँ से कैपिटल डब्ल्यू और यहाँ से स्मॉल डब्ल्यू, फिर इसी तरह से यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू यहाँ से, फिर इधर से कैपिटल डब्ल्यू और एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक, इस तरह से। तो ये जाइगोट बनते हैं इस तरह से, ऐसे ये जाइगोट बनते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी युग्मक बने, जितने भी जाइगोट बने और उस जाइगोट से जितने भी इंडिविजुअल बने, सबका जीनोटाइप एक जैसा है, सब हेट्रोजाइगस है। एक कंडीशन आया, अभी यहाँ पर सब होमोजाइगस है। यहाँ पर देखिए दोनों एक जीन के दोनों एलील जो है वो एक जैसे थे, तो यहाँ पे जो कंडीशन था वो होमोजाइगस का था, होमोजाइगस, यहाँ होमोजाइगस सब, ये भी होमोजाइगस है एक जैसा। देखिए ये कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल, ये होमोजाइगस है। इसी तरह से यहाँ भी होमोजाइगस है, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये भी होमोजाइगस है। लेकिन यहाँ पर ये तो P1 है, पेरेंट जनरेशन है, लेकिन F1 में जो पहली पीढ़ी आती है वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने के सारे जो गैमीट जाइगोट हैं या जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितनी संततियां हैं इससे बनने वाली, सबका जो जीनोटाइप एक एलील कैपिटल है और दूसरा एलील स्मॉल, मतलब ये दोनों एक जैसे नहीं है, एक डोमिनेंट है
एक रिसेसिव है, एक प्रभावी है, एक अप्रभावी है, और इस कंडीशन को कहते हैं हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो अब इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में कलर फिनोटाइप क्या होगा? ये जो कैपिटल वाला है ये स्मॉल वाले पर प्रभावी है, इसको ढक लेता है, ऐसे इसको मास्क कर देता है, ब्रेक कर देता है, और ऐसे में सारे के सारे 100% जितने भी संततियां उत्पन्न होंगी बीजों से आएंगी जाइगोट से, वो सारे के सारों का फिनोटाइप होगा वो वायलेट होगा। अर्थात वायलेट ही जो है व्हाइट पर प्रभावी है, व्हाइट किसी का नहीं है, सब के सब वायलेट है, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब भी यहां देखिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो प्रभावी है वो अप्रभावी वाले को, या मतलब जिसको जो अपने को प्रदर्शित नहीं कर पाता, जैसे ये व्हाइट वाला जो जीन था वो अपने को नहीं दिखा पा रहा है, कोई भी इंडिविजुअल जो है व्हाइट नहीं है, इस नाते ये ढक देता है, इसको मास्क कर देता है, और इस नाते इसको हम कहते हैं ये जो है ये अप्रभावी है, ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, इसको हम अप्रभावी या अंग्रेजी में रिसेसिव कहते हैं, और इसको हम जो है प्रभावी कहते हैं, यानी डोमिनेंट कहते हैं, ये प्रभावी है। तो ऐसे कंडीशन में जो हेटेरोजाइगस कंडीशन हो तब जिसका प्रभाव फेनोटाइप दिखाई पड़ता है वो प्रभावी कहलाता है, और जिसका नहीं दिखाई पड़ता वो अप्रभावी कहलाता है। तो इस प्रकार से मेंडल ने एक नियम प्रस्तुत किया कि इस तरह से दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में F1 में जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं स्पष्ट रूप से वो प्रभावी कहलाते हैं, और जो नहीं दिखाई देते वो अप्रभावी कहते हैं। जैसे कि वायलेट और वाइट दो विपरीत लक्षणों वाले पेरेंट थे, उन जनक थे, उनके बीच में क्रॉस के बाद यह देखा गया कि पहली पीढ़ी में जितनी भी संततियां उत्पन्न हुई सबका कलर वायलेट है, अर्थात वायलेट कलर ही प्रभावी है और वाइट कलर अप्रभावी है। इसी को प्रभाविता का नियम कहा गया। वास्तव में मेंडल ने ऐसा कोई नियम नहीं दिया था, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए इसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। वास्तव में मेंडल ने केवल दो ही नियम दिए थे, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स, अर्थात स्वतंत्र अपलिंगन का नियम। लेकिन हमारी पढ़ाई की शुरुआत में हम लोगों को इसको समझना आवश्यक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने प्रभाविता के नियम को समझा। इसको और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उसको मान करके आप समझ सकते हैं। आप अपने घर पर प्रयास करिए। लंबे पौधे और बावने पौधे, टाल और द्वार, दो चीजें, या साड़, लंबे मटर के लंबे पौधे और मटर के जो है बावने पौधे या नाटे पौधे, बावने और लंबे पौधे, यानी कि टाल का क्रॉस जो है हम जो है ड्वार्फ के बीच में कराएं। तो लंबे और नाटे या बावने के बीच में कराएं, तब हमको कैसी संततियां या फल में प्राप्त होंगी, तो वो भी एक अच्छा उदाहरण है, उसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इस तरह का क्रॉस कराया जाएगा तो पहली पीढ़ी में सब के सब पौधे लंबे होंगे, बावना पौधा कोई नहीं होगा, अर्थात लंबापन जो है बावनेपन के प्रभावी है और बावनापन अप्रभावी है।
तो उसको भी एक उदाहरण मान करके एक और उदाहरण के साथ इसको और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।